नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एमटीएस का पोस्ट ऑफिस में क्या वर्क रहता है, उनको कितनी छुट्टियां मिलती हैं टोटल देखेंगे और ये भी देखेंगे कितनी सैलरी रहती है। ठीक है ना। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें ये भी बताया था कि अगर आप एमटीएस में आरएमएस में सेलेक्ट हुए हैं, पोस्ट ऑफिस में आरएमएस में, तो फिर क्या सीन रहेगा। ठीक है ना। फिर आपकी सैलरी क्या रहेगी, कितनी आपको लीव्स मिलेंगी, क्या काम रहेगा, वो सब कुछ मैंने डिटेल में बता रखा है। तो अगर आपको वो देखना है तो आप ये आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्ले लिस्ट दे रखी है, उसमें आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। आरएमएस बड़ा सा लिखा हुआ है, तो आरएमएस में क्या काम रहता है वो वीडियो बनाई थी। फिलहाल हम आज के में देखेंगे कि अगर आपकी नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में एमटीएस बने हैं तो आपको क्या काम करना रहेगा। पोस्ट ऑफिस में आपको कोई सा भी मिल सकता है, या तो आपको कोई छोटी सिटी में मिला होगा पोस्ट ऑफिस, या फिर थोड़ी सी बड़ी सिटी में मिला होगा जिसको हम बाई सिटी कहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हाई क्लास सिटी में मिला होगा जिसको हम जेड सिटी कहते हैं। तो काम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। अब जो बड़ी सिटीज़ रहती हैं, जैसे कि मैं एमपी में रहता हूँ तो आपको बताता हूँ, जैसे भोपाल कैपिटल है तो वो सर्कल ऑफिस है, तो वहाँ पे अगर सर्कल ऑफिस में किसी को जॉब मिली है तो वहाँ पे सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है, तो आपको सैटरडे की भी छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, हर हफ्ते। तो ये फ़ायदा है सर्कल ऑफिस में होने का। ऐसे ही हेड ऑफिस में रहते हैं या जहाँ पे भी जिस भी ऑफिस में आप हैं, अगर वहाँ पे सैटरडे की छुट्टी रहती है तो वो एक दिन की छुट्टी आपकी एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, जिसकी आपको सैलरी मिलती है। अब मैं आपको काम बताता हूँ। अगर आप नॉर्मल कोई एक्स ग्रुप के पोस्ट ऑफिस में हैं, जो कि नॉर्मल छोटी सिटीज़ में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो एक्स कैटेगरी के रहते हैं, तो उसमें आपके नॉर्मल काम है। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस अगर जहाँ से आपकी डाक आ रही है, बस से आ रही है, जिसके भी थ्रू आ रही है, वहाँ से बस आपके थोड़े दूर तक छोड़ गई बस स्टैंड तक, तो आपको वहाँ से डाक लेके आनी है पोस्ट ऑफिस में। अब जब वापस भी जाएगी आपकी सिटी से डाक, है ना, तो वो भी आपको देने जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। और दूसरा जैसे सील लगानी रहती है, तो सील लगाने का काम रहेगा। बैग बनता है या फिर बैग खुलता है तो उसमें भी आपको मदद करनी रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल सा काम है। और यहीं अगर हम थोड़े से बड़े पोस्ट ऑफिस में आ जाते हैं, वैसे तो एक्स क्लास पोस्ट ऑफिस में भी अगर आपको कंप्यूटर पे काम आता है, जो बुक बुक करना ये सब, तो जो वहाँ पे एसपीएम है वो आपको इसमें भी लगा सकता है कि आप एक काम करो, हम दूसरे बंदे से करा लेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे जो काउंटर पे काम है आप वो कर सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं वाई जो क्लास पोस्ट ऑफिस रहते हैं वाई ग्रुप के, उसमें थोड़े से बड़े रहते हैं। उसमें भी यही काम रहता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसको ऊपर से नीचे करना, अगर ऊपर ऑफिस है आपका वहाँ पे लगी है तो, या इधर से उधर करना डॉक्यूमेंट्स को। जो वहाँ पे डाक रहती है, अगर आप वो वाले सेक्शन में जहाँ से डाक जाती है बाकी की जगहों पे या फिर आती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्या काम मिल सकता है, यही मिल सकता है कि बैग बनाओ, जितनी भी डाक है उनको एक बोरी में भरो, पैक करो, ये काम आपको मिल सकता है। नॉर्मल सॉर्टिंग करने का भी मिल सकता है कि जो बैग आए हैं सबके लिए, मतलब जो अलग अलग बीओस के लिए या एसओस के लिए जो डाक आई है उसको आपको सॉर्ट करना है, ये काम मिल सकता है वाई क्लास पोस्ट ऑफिस में। और जेड क्लास अगर पोस्ट ऑफिस में, तो वहाँ पे भी आपको सेम काम रहेगा, यही काम मिल सकता है कि डॉक्यूमेंट्स को इधर से उधर करो, या फिर अगर आपको काउंटर का काम आता है, बुक करना आर्टिकल, या फिर अकाउंट खोलना, तो वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर रहेगा, ठीक है ना, हेड पोस्ट मास्टर रहेगा जेड क्लास सिटी में, तो वो आप डिपेंड करता है, अगर वो चाहेगा तो वो आपको किसी भी काउंटर पे बिठा देगा, आप वहाँ पे रजिस्ट्री बुक कर लो या फिर अकाउंट खोल लो, तो जो भी काम आपको आता है वो आपसे करवा सकता है। ठीक है। तो ओवरऑल जो टोटल काम रहता है ना, मतलब ऑफिस वर्क रहता है, नॉर्मली वो काम रहता है एमटीएस का। सिर्फ छोटी सिटीज़ में ये काम हो जाता है कि डाक को बस स्टैंड से ऑफिस तक लेके आ जाओ और वापस से दे आओ। और बाकी अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा कम होगा, जैसे किसी में कभी पोस्टमैन नहीं आया, हो सकता है कि वहाँ के जो बाबू हैं एसपीएम है वो आपसे कहते हैं कि आज थोड़ी सी डाक बांट लो, तो ये हल्के फुल्के काम भी आपको मिल सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत आसानी काम रहता है यहाँ पर। ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं सीधे लीव्स की तरफ। लीव्स कितनी मिलती हैं दोस्तों, उसमें लीव जो रहती हैं छुट्टियां, उसमें सीधा सीन ये है कि आपको 15 इलेक्टिव लीव्स मिलेंगी। इलेक्टिव लीव्स जो रहती हैं उसको ट्रांसफ़रेबल रहती हैं, मतलब वो आपके रिटायरमेंट तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। हर 6 महीने की साइकिल में जो 15 रहेंगी, हो सकता है कि अगर आप एक साल में अगर नहीं ले पाए तो वो अगले साल ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है ना। तो ईएल जो रहती हैं वो हर 6 महीने में 15 मिलती हैं और हर एक साल में 30 मिलती हैं। ठीक है। तो ये हम अभी 6 महीने का एक बना के चलते हैं बंच की कितनी छुट्टियाँ हो जाएंगी। तो शुरू के 6 महीने में 15 हमें ईएल मिल गई। ठीक है। उसके बाद 4 सीएल मिलती हैं कंपलसरी लीव, ये एक साल में 8 मिलती हैं और हर 6 महीने में 4 मिलती हैं। ठीक है। तो ये 4 तो 19 हो गई, 15 4 19। उसके बाद ये संडे का जो है, संडे की आप सारी लीव्स जोड़ लेंगे तो 6 महीने में कितनी हो जाएंगी, मेरे हिसाब से 25 के करीब संडे हमारे बन जाएंगे। ठीक है। तो 25 और 19 कितने हो गए, 44 हो गई। और उसके बाद और कौन सी छुट्टियां रहती हैं, और मेडिकल लीव रहता है। तो मेडिकल लीव जो 10 दिन का रहता है, मतलब मैक्सिमम 6 महीने में आपको 10 दिन का मेडिकल लीव मिलेगा, जिसमें से अगर आप पूरे 10 के 10 दिन लेते हैं तो उसमें से 5 दिन जो हैं
वो आपकी इलेक्टिव लीव या फिर CL कंपलसरी लीव में से कट जाएंगी। तो इसकी हम 5 छुट्टियां जो हैं वो मिला सकते हैं इसमें। तो कितनी हो गई हमारी 44 हो गई थी, और जो 10 मेडिकल हैं उनमें से हमें 5 ही वैल्यू करेंगे, मतलब हम पूरे 10 दिन की लेंगे तो उसमें से हमारी 5 EL और CL में से कट जाएंगी। तो हम ओवरऑल कितना बेनिफिट मिल पाया हमें ये मेडिकल लीव का 5 दिन का, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी 44 हो गई थी और ये 5 और, तो 49 दिन की आपको छुट्टी मिल गई है, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, 15 दिन EL, 4 दिन CL, हर 6 महीने का बता रहा हूँ और सिर्फ मैं, ठीक है। 15 दिन EL, 4 दिन CL, 19 हो गई। उसके बाद 25 दिन हमारे संडे की छुट्टियाँ हो गई 6 महीने में, तो वो हो गई 44। और मेडिकल लीव जो कि 10 दिन का रहता है, तो 5 दिन हम काउंट करेंगे इसमें, क्योंकि बाकी तो कट जाएगा। तो 5 दिन वो हो गई, तो 49 के करीब आपको छुट्टियाँ मिल गई हैं। तो मैंने आपको ये पूरा छुट्टी का सीन बता दिया है, लीव्स कितनी मिलती हैं, कैसे मिलती हैं। इस सैलरी की स्टार्टिंग करने से पहले मैं जो पे स्लिप है जिनसे मैंने पता किया है उसको ही पहले खोल लेता हूँ। तो ये पे स्लिप है, मैंने ये खोल ली है और बड़ा करके बता देता हूँ। ये अगस्त 2024 के जिस बंदे से मैंने बात की है ना उसकी। अब इसमें हम सैलरी में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें रहती हैं। बेसिक पे 18,000 आप देख सकते हैं, 18,000 बेसिक पे हो गया। उसके बाद डियरनेस अलाउंस, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दिसंबर में, अभी 53% है, ठीक है। तो 53% अगर हम इसका निकालेंगे तो 18,000 का 1,000, एक काम करते हैं हम 50% जो चल रहा था ना अगस्त में, उसी हिसाब से देख लेते हैं, उसी हिसाब से आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये स्लिप उसी हिसाब की बनी हुई है 50% के साथ। तो यहाँ पे बेसिक पे हो गई 18,000। उसके बाद डियरनेस अलाउंस हो गया 50%, मतलब 9,000। उसके बाद सबसे नीचे आप देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा हुआ है 900 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है, और ये कितना रहता है, ये रहता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है 10% ऑफ डियरनेस अलाउंस, ठीक है ना। तो डियरनेस अलाउंस कितनी है यहाँ पे 9,000 है, इसका 10% हुआ 900, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया 900 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद हाउस रेंट मिलता है जो कि यहाँ पे 3600 लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हाउस रेंट का क्या फंडा रहता है, अगर एक्स सिटीज़ है मतलब छोटी मोटी सिटी हैं तो वहाँ पे 1800 मिलता है, मतलब 10% ऑफ बेसिक पे, ठीक है। और अगर वाई सिटीज़ है, थोड़ी सी बड़ी सिटी है, तो वहाँ पे मिलता है 20%, यानी कि 3600। और अगर जेड सिटी हैं, टॉप की सिटीज़ हैं, जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे मिलता है आपको 30% ऑफ बेसिक पे, मतलब कि 5400। तो फिलहाल ये जहाँ पे हैं वो भैया, वो उनकी 3600 है, मतलब ये वाई सिटी में, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लेंगे। अब ये DA ऑन TPA रहता है, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है ना, जो कि 10% ऑफ DA है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये जो 900 है, ये 10% ऑफ DA है। अब इस पे आपको DA भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे भी DA मिलेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट रहता है वो भी तो महंगा होता ही है ना, हर चीज़ महंगी होती है। तो अब TA मतलब TPA पे जो DA मिल रहा है वो कितना होगा, इसमें 50% चल रहा था, इसलिए 900 का 50% होता है 450। तो DA ऑन TPA मिल गया हमको 450। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, आप इसके फर्स्ट कॉलम में देखिए, बेसिक पे हो गया 18,000, डियरनेस अलाउंस हो गया 50% उस समय के हिसाब से 9,000 रुपये। उसके बाद यहाँ नीचे आइए आप, ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखा हुआ है जो कि 10% ऑफ DA होता है, तो 900 रुपीज़ हो गया। उसके ऊपर आप आइए, हाउस रेंट अलाउंस, ये मैंने आपको बता दिया 1800, 3600 और 5400 होता है। तो जिस सिटी में भी आपका हुआ है वो XYZ में से जिस भी कैटेगरी से होगी उतना आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाएगा। और DA ऑन TPA मतलब DA ऑन ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमारा जितना भी % DA चल रहा हो वो मिलता है ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सी कहानी है इसकी। बेसिक पे भी आपको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्ट पे भी आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो रहता है उस पर भी आपको DA मिलेगा, और हाउस रेंट अलग से मिलेगा, ठीक है ना। तो सैलरी इनकी बन गई 31,950। अभी तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अभी तो 53% DA हो गया है। 3% का मतलब ही होता है 540 रुपीज़। तो हर चीज़ पे उतना बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये चीज़ें कटती हैं, ये जो पेंशन PF कटता है वो कितना कट रहा है यहाँ पे 2700 PF कट रहा है। अब ये जो CGE GIS सेविंग फंड है, ये भी कोई सा फंड है, इसमें जिस कैटेगरी के बंदे रहते हैं, ये एक हेल्थ की स्कीम है, तो इसमें 30,000 मिलता है अगर MTS हैं आप, क्योंकि वो C कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को मिलता है 30,000। अगर B कैटेगरी रहती है तो 60,000 मिलता है, और अगर A कैटेगरी रहती है तो उसमें 1,20,000 मिलता है, ठीक है। ये CGE GIS सेविंग फंड जो लिखा है, जिसमें 10 रुपीज़ डला हुआ है, तो ये डिडक्ट हुआ है। उसके बाद CGHS है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, ये भी, इसमें भी बेनिफिट रहते हैं अच्छे खासे, तो इसके सिर्फ 250 रुपये कटते हैं, ठीक है, महीने के। तो ये हमारे 2960 का ओवरऑल जो है डिडक्शन हो गया है। उसके बाद ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। और ये फिर फंड एंड जो भी वेलफेयर फंड का कंट्रीब्यूशन है, ये सब, इन सबको 200-300 रुपये ये भी हटा देते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो सैलरी है वो अगस्त में कितनी बन जाती, 28,703 रुपये इन हैंड कह रहा हूँ मैं, वैसे तो ज़्यादा ही बनेगी। वैसे अगर हम देखें तो उस समय बन रही थी अगस्त में 31,950, मतलब
31,950, ठीक है। और अब कितनी बनेगी 3% के हिसाब से आप देख लो, मतलब 32 से तो ज़्यादा ही अच्छे से निकल जाएगी। 32 मेरे हिसाब से 33 के करीब भी हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम सारे DA 3% बढ़ा देंगे ना, उसको हम मिला लेंगे तो बन जाएगी 33 के करीब, ठीक है ना। जेड सिटी रहती है तो यही सैलरी हमको पता है कि 3600 जो हमें हाउस रेंट मिल रहा है वो 54 हो जाता है, 1800 रुपये बढ़ जाते हैं, तो 2000 रुपये और बढ़ जाते हैं जेड सिटीज़ में, ठीक है। एक्स सिटीज़ में 2000 रुपये कम हो जाते हैं, मतलब अगर आप छोटी सिटी में हैं तो ये जो सैलरी रहेगी जो कि मैं 33 के करीब बता रहा हूँ, अगर 53% ही है तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 1800 रुपये कम, सीधी बात है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके जो भी दोस्त हैं या जो भी हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझा दूँ। इसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है तो। बाकी थैंक यू।